कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, क्या आप 1 महीने में मुझे 3 इंच लंबा कर सकते हैं? सिंपल सा जवाब है, वी आर नॉट डूइंग मैजिक। तो क्या सर आर्म लेंथनिंग भी पॉसिबल है? डेफिनेटली आर्म लेंथनिंग इज पॉसिबल। क्या मैं इस सर्जरी को कराने के बाद में सही से चल पाऊंगा? आप बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी सारी डेली एक्टिविटी जो आप प्री सर्जरी करते थे आप कर पाएंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट, मतलब अगर कोई फीमेल करानी चाहती हो तो उसके प्रेगनेंसी इन फ्यूचर, या फिर लड़कों के ऊपर उसका टेस्टोस्टेरोन का कुछ समथिंग ऐसा, अगर देयर हैज बीन नो डिफरेंस इन एनी हार्मोनल चेंजेस। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसमें? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इज पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसमें डेथ का रिस्क कितना हो सकता है पेशेंट को? हाय एंड वेलकम टू हाइट्स प्लस द टोलर यू माई सेल्फ डॉक्टर नवीश, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हाइट्स प्लस, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सपर्ट इन पोस्ट सर्जरी लिम्ब लेंथनिंग केयर। यहाँ हम बात करेंगे हाइट इंक्रीजिंग सर्जरी के बारे में, जिसको हम लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर भी बोलते हैं। तो आजकल ये काफ़ी स्पॉटलाइट में रहता है, क्योंकि जो लोगों की हाइट जिनकी एवरेज से भी कम होती है, तो उनके कहीं ना कहीं मन में इच्छा रहती है कि मुझे अपनी हाइट इंक्रीज़ करानी है। तो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो साइकोलॉजिकल, चाहे उनका मेंटली उनको वो चीज़ प्रेशर कर रही हो, या उनके करियर में वो चीज़ उनको आगे बढ़ने से रोक रही हो। तो इसी चीज़ों की सवालों के बारे में आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर हैं, हमारे सर्जन हैं, जिनके साथ हम ये बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इन सर से। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर एस महापात्रा। Hi Navish ji, thank you to have me on your show. It's great pleasure to be on your show. You are free to ask me all sorts of questions regarding limb lengthening surgeries. I am Dr. S.S. Mahapatra. I am an orthopedic surgeon. I am expert in Elizaro, deformity correction and limb lengthening surgeries. तो सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी होती क्या है और ये वर्क कैसे करती है? नवीश जी, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी की बात करें तो लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी अपर लिम्ब की भी हो सकती है, लोअर लिम्ब की भी हो सकती है। अगर हम हाइट इंक्रीजिंग लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज की बात करें तो नॉर्मली हम उसको लोअर लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज मानते हैं। लोअर लिम्ब में हमारे पास 2 हड्डियां हैं, एक फीमर है, एक टिबिया है। थाइस में फीमर होती है और लेग में टिबिया और फिबुला होती है। लेंथनिंग सर्जरीज में हम क्या करते हैं कि हम फीमर की कोटिकोटोमी करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाते हैं। हम वो प्योरली एक्सटर्नल फिक्सेटर से कर सकते हैं। कभी कभी हम फिक्सेटर विथ नेल हम फीमर बोन के अंदर रख के फिक्सेटर के साथ धीरे धीरे बोन को बढ़ाते हैं, या प्योरली नेल के ऊपर भी लेंथनिंग सर्जरीज हो सकती हैं। उसी तरह से लेग में टिबिया और फिबुला की कोटिकोटोमी करके लेंथनिंग ओवर नेल कर सकते हैं प्योरली, या फिक्सेटर असिस्टेड लेंथनिंग ओवर नेल कर सकते हैं, या प्योरली फिक्सेटर के थ्रू भी लेंथनिंग कर सकते हैं। तो सर जैसे फीमर और टिबिया, तो कौन सा इजी रहता है लेंथन करने में, पेनफुल जिसमें कम हो? अगर पेशेंट के उससे अगर पूछा जाए तो पेशेंट का सवाल होता है कि सर मुझे एक सेगमेंट कराना है, बट कौन सा मेरे लिए सेफ़ है जिसमें पेन भी कम हो और मेरे लिए ठीक रहे? अगर आप सेफ़ की बात करें तो फीमर लेंथनिंग ज़्यादा सेफ रहती है, क्योंकि फीमर के आसपास मसल मास ज़्यादा है। तो जब हम लंबा करते हैं तो बोन के बीच में जो रीजनरेट फॉर्मेशन होती है फीमर में अच्छी होती है, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। परंतु अगर आप ये बात करेंगे पेन की, पेन वाइज टिबिया ज़्यादा सेफर है, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टिबिया में पेन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना फीमर में होता है, क्योंकि फीमर के आसपास मसल मास ज़्यादा है, सराउंडिंग मसल्स ज़्यादा होते हैं। एग्जैक्टली। तो सर इसमें सेफ लिमिट कितनी होती है कि हम एक सेगमेंट की अगर बात करें तो कितना हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, लिटरेचर का कहना है कि यू कैन लेंथन अबाउट 2 इंचेस और 2.5 इंचेस पर सेगमेंट। तो हार्डली ये अराउंड 5 सेंटीमीटर होता है। 5 सेंटीमीटर। पर हमारे एक्सपीरियंस से ये लगता है कि सेफली आप 6 सेंटीमीटर या 3 इंच तक भी लोग बढ़ा के गए हुए हैं पर सेगमेंट। ये सेगमेंट टिबिया में बहुत आसान होता है। फिर वही सेम चीज़ है कि उसके आसपास की मसल्स कम है। तो मसल एक्चुअली हमारे पास जो है, मसल इज़ द रियल चेकर इन या एनिमी है लेंथनिंग करते समय। उसी तरह से फीमर में भी हम 3 इंच आराम से कर सकते हैं, ठीक है। परंतु इस सब के लिए, सब प्रोसीजर के टाइम पे पेशेंट को अच्छी तरीके से फिजियोथेरेपी, मसल एक्सरसाइजेस, सब कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सब कुछ कराना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके। तो सर इसमें हम जैसे पेशेंट के सवाल हैं कि सर
क्या मैं एक से ज़्यादा बार सर्जरीज करा सकता हूँ? मतलब उसको एक बार लेंथनिंग करा लिया, उसको दोबारा भी अगर उसको ज़्यादा लेंथनिंग करानी है तो क्या वो दोबारा करा सकता है इस सर्जरी को? बिल्कुल करा सकता है। मान लीजिए जिसको 3 इंच से ज़्यादा करना है या 6-7 सेंटीमीटर से ज़्यादा करना है, मैं डेफिनेटली उनको यही रेकमेंड करूँगा कि आप 2 बार करवाएं। एक बार में सेफ़ लिमिट जितनी है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, जितनी आपकी बॉडी कोप अप कर रही है पहली सर्जरी में, वहाँ तक ही जाएं। उसके बाद जब वो पूरी कंसल्टेशन हो जाए फिर आप दोबारा लेंथनिंग की सर्जरी करवा सकते हैं। तो सर ये क्या मतलब आपकी जो बोन हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो बोन के साथ साथ क्या आपकी मसल भी रीजनरेट होती हैं? जो आपके सॉफ्ट टिश्यू हैं, नर्व हुई, आपके फेशिया हुई, ये भी रीजनरेट होते हैं क्या? लिटरेचर यही कहती है कि रीजनरेट होती है सारी टिश्यूज़, पर मसल की बात करूं तो मसल एक्चुअली उनमें फाइब्रोसिस होती है। जैसे जैसे आपकी हड्डी की लंबाई बढ़ती है मसल मास में फाइब्रोसिस होती है, जिसके कारण मसल स्टिफनेस होती है। तो ये क्या है, ये फाइब्रोसिस आपकी साथ तब देगी जब आप इसको स्ट्रेच करके बोन के साथ लेके चलें। तो इसीलिए लेंथनिंग सर्जरी में सबसे मुख्य रोल जो है वो फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की है। आप अगर मसल एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी अगर डिजायर्ड लिमिट सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, जो नॉर्मली कोई एक बंदा अचीव कर लेता है, उसमें भी आप फेल हो जाएंगे। तो मसल स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस बहुत बहुत ज़रूरी है लिम्ब लेंथनिंग या डिस्ट्रैक्शन फेज में जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सर अगर इस सर्जरी की हम शुरुआत से बात करें कि पेशेंट का फेस क्या रहता है सर्जरी का, कि उसको पेन वाइज हम अगर बताना चाहें उसको कि कैसा उसका रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम में तो उसको एनेस्थीसिया रहता है, एपिड्यूरल रहता है, तो उसी के बारे में आप बताना चाहें। नॉर्मली कुछ दिन अगर हम पेन मैनेजमेंट नहीं करें, नॉर्मली कोई भी सर्जरी पेनफुल होती है, पर हमारी जो टीम है, हमारी एनेस्थेटिस्ट टीम जो है, वो जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया है उसको 2 से 3 दिन लगा के रखती है। उसके थ्रू आपको इन्फ्यूजन मिलता है एनेस्थीसिया का, उसमें आपको पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंटों को तो पता भी नहीं चलता है कि सर्जरी भी हुई है। इवन हमारे पेशेंट ने वॉक की थी जिसने सर्जरी के तुरंत बाद ही, बिल्कुल 2 अगले दिन वॉक किया था उसने। बिल्कुल। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे जैसे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया हटाते हैं ऑन 48 आवर्स या 72 आवर्स के बाद आईवी इंजेक्शंस लगते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शंस लगते हैं पेन किलर्स के, उससे भी काफ़ी कंट्रोल होता है। 5 से 7 दिन बाद तो ओरल एनाल्जेसिक्स पे ही पेशेंट आराम से टॉलरेट करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पेशेंट कैन वॉक, पेशेंट कैन डू ऑल द एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे ऑनवर्ड्स। वी हैव मेड पेशेंट टू वॉक इन आवर सेटअप, इट वॉज ग्रेट। तो सर आपका सजेशन के पेशेंट का जो मतलब उसका अगर नॉन यूनियन में चला गया पेशेंट का, या हम ऐसा क्या करें कि उसका नॉन यूनियन की तरफ ना ही जाए पेशेंट का, तो आपका सजेशन क्या रहता है पेशेंट के लिए? डिस्ट्रैक्शन फेज जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनिशियल डिस्ट्रैक्शन फेज में कहूँगा, उसमें इनिशियली जब हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मैं 0.75 mm पर डे के हिसाब से चलता हूँ। मतलब आपका रिकमेंड रहता है कि मैं स्लो चलूँ, मैं देखूँ बोन कैसे बिहेव कर रही है, रीजनरेट कैसा आ रहा है। अगर बोन मेरे को अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रही है कि रीजनरेट अच्छा से आ रहा है, तो मैं तुरंत उसको 1 mm पर डे के हिसाब से आगे बढ़ा देता हूँ। लेकिन हम अगर ये इनिशियल फेज में हम चौकन्ने नहीं हैं, हम पहले दिन से ही 1 mm पर डे के हिसाब से चलें, या कोई पेशेंट जल्दबाजी के चक्कर में 1 mm से भी ज़्यादा चले, तो डेफिनेटली बोन रीजनरेट कम होता है और वो नॉन यूनियन की तरफ आगे बढ़ता है। अब डिस्ट्रैक्शन के टाइम पे हमें लगता है कि रीजनरेट कम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास फिक्सेटर पहले से ही लगा हुआ है, तो हम कंप्रेस भी वापस से कर सकते हैं, कुछ दिन रुक के फिर डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो रीजनरेट आना शुरू हो जाता है। मतलब हेल्पफुल रहता है कंप्रेशन और डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। और सर वेट बेयरिंग कितना हेल्पफुल रहता है रीजनरेशन के लिए? देखिए, रीजनरेट एक तो आपकी रेट, रिदम पे डिपेंड करता है कि आप किस रेट से घुमा रहे हैं। जैसे मैंने बोला 0.75 mm पर डे के हिसाब से मैं पहले चलता हूँ। आप जितना कम चलेंगे उतना जल्दी रीजनरेट बनता है, ठीक है। पर नॉर्मल रेट जो 1 mm पर डे के हिसाब से हम चलते हैं, वो अगर 0.75 mm के हिसाब से रीजनरेट अच्छा आ रहा है तो 1 mm पर डे के हिसाब से भी हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो मेन फैक्टर प्ले करता है अच्छा रीजनरेट फॉर्मेशन पे, कि बोन पे आप स्ट्रेस कितना डाल रहे हो। बोन पे स्ट्रेस डालना मतलब आप कितना उस पर वजन दे के चल रहे हो।
मैं अपने सारे पेशेंटों को, आप जानते हैं कि 5th डे से चलाना शुरू कर देता हूँ, ताकि वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है, टॉयलेट जाना, टॉयलेट से आना, सोफा पे बैठना, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना, ये सब अपने से कर पाए। तो जैसे सर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी की, और लोगों की भी हमने देखी हैं वीडियोस वगैरह, तो उसमें देखा है मैंने कि 2 रिंग यूज़ करते हैं, प्रॉक्सिमली भी और डिस्टली भी। तो आपको लगता है कि वो ठीक है? जैसे हम तो 3 रिंग लगाते हैं पेशेंट को ना, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप 2 रिंग लगाते हैं, उनके बीच की जो इंटरकनेक्टिंग रॉड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आती है, क्योंकि जितनी लंबी रॉड उतना ज़्यादा बेंड होने की स्ट्रेस रहती है उनमें। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ 3 रिंग, ताकि बीच में एक डमी रिंग रहे। और इस 2 सेगमेंट हो गए हमारे पास, फर्स्ट रिंग और सेकंड रिंग के बीच में, और सेकंड रिंग और थर्ड रिंग के बीच में। तो उनके बीच में जो रॉड है वो एडिक्वेट लेंथ की हो, ताकि उन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़े भी तो बेंड ना हो। ठीक है। कुछ लोग टेलीस्कोपिक रॉड भी यूज़ करते हैं लेंथनिंग करने के लिए, उसमें भी मैंने देखा है रॉड बेंड होते हुए। उसके बीच में या उसके बाद की जो रिंग और टेलीस्कोपिक रॉड के बीच में जो लेंथ होती है, जो रॉड, वो भी बेंड हो जाती हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा सर? उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही आपकी रॉड बेंड हो जाती है, ये सारा स्ट्रेस आपके रिंग पे जाती है। रिंग से वायर लूज होना शुरू होती है, वायर भी बेंड होना शुरू होती है। तो वायर की जो पकड़ है बोन पे, दैट बिकम्स लूज। ओके, द होल्ड ऑन द बोन बाय द वायर्स, दे स्टार्ट बिकमिंग लूज। देन मान लो आप जितना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गेटिंग ट्रांसलेटेड टू दैट बोन। आप 1 mm फ्रेम पे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, पर 0.5 mm डिस्ट्रैक्ट हो रही है बोन पे, सो यू आर लूजिंग दैट लेंथ। तो आप बोल सकते हो कि जितना हम फ्रेम को स्टेबल रखें तो हमें उतना हेल्प मिलेगा डिस्ट्रैक्शन के लिए। दैट इज व्हाट आई कॉल एज फिक्सेटर लॉस। दिस इज समथिंग कॉल्ड फिक्सेटर लॉस, कि आप फिक्सेटर पे तो 1 mm डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन बोन पे वो सिर्फ 0.5 mm तक ही जा रहा है, क्योंकि वायर बेंड हो गई हैं, रिंग बेंड हो गई हैं, रॉड बेंड है। और कभी कभार जैसे आप लेंथनिंग फेज में जाते हैं, रॉड बेंड हो जाती हैं, आपकी नट भी जाम हो जाती हैं रिंग के साथ, फिर आपको पूरा का पूरा सारा चीज़ रिवाइज करना होता है। then that becomes cumbersome and bothersome to the patient also. तो सर क्रॉस लेंथनिंग और बाइलेटरल लेंथनिंग, या तो टिबिया की या फीमर की हम बात करें, तो आप इसमें डिफरेंस क्या है? हेल्पफुल रहती है क्रॉस या फिर बाइलेटरल हेल्पफुल है? मेरे एक्सपीरियंस से बाइलेटरल लेंथनिंग ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डेफिनेटली क्रॉस लेंथनिंग में हमें ये बेनिफिट मिलता है कि आप अगर बाइलेटरल के बारे में सोचो कि दोनों तरफ टिबिया में हम फिक्सेटर लगाते हैं, इट बिकम्स कम्बरसम फॉर पेशेंट। पर हम अगर क्रॉस करें, टिबिया में लगाएं और फीमर में, टिबिया में अगर टिबिया में लगा तो टिबिया में तो इजी रहेगा, बट फीमर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं, इवन टिबिया में भी लोगों को लगता है, क्योंकि जब वो वॉकर पकड़ के चलते हैं, उनके दोनों फ्रेम अड़ते हैं। हाँ, ठीक है। कुछ पेशेंटों का कंप्लेन होता है कि सर ये तो अड़ रहे हैं, फिर हमने उसके लिए कस्टमाइज्ड फिर वॉकर मंगाए, थोड़ा से चौड़ा करके। ठीक है। तो अगर हम क्रॉस करते हैं, ये कम्बरसम तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए आपने उसकी लेंथनिंग क्रॉस कर दी, तो ही इज़ बाउंड टू डू द अदर साइड ऑल्सो। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ का फीमर बड़ा कर दिया और दूसरी तरफ का टिबिया बड़ा कर दिया, तो उसको जब वो बैठेगा किसी सोफे पे भी, जैसे अपन बैठे हैं अभी, जैसे सोफा में बैठेगा तो उसकी ऐसे लगेगा नी ज़्यादा बाहर जा रही है इस पैर से। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रहती है। बायलैटरल में क्या है आसानी, कि आप दोनों पैर इक्वली एक ही सेगमेंट का लेनदेन कर जा रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए आपने टिबिया लेंथनिंग करवा दी, हमने सोचा था कि हम 5 सेंटीमीटर करेंगे, हम 7 सेंटीमीटर तक ले गए। पेशेंट चाहता है कि सर मेरा तो हो गया, मेरे को जितना चाहिए था वो मिल गया, मैं अभी फीमर नहीं कराना चाह रहा, तो खुश है। तो हमें ही इज़ नॉट बाउंड टू डू द फीमर लेंथनिंग सर्जरी। तो इस चीज़ से वो बेनिफिट है कि आप बायलैटरल अगर एक ही सेगमेंट का करते हैं तो इट इज़ बेटर डेफिनेटली। अच्छा सर, डिस्कम्फर्ट मीन्स कि अगर पेन किस में ज़्यादा रहता है, टिबिया में या फीमर में? डेफिनेटली फीमर में ही ज़्यादा, डेफिनेटली फीमर में, राइट। क्योंकि फीमर में आप जानते हैं कि ऊपर एंटीरियरली आपको क्वाड्रिसेप्स मसल है, पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स है। फीमर ऐसा सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है बॉडी की। ओके, लॉन्गेस्ट बोन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। तो उसी तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए भी जो मसल्स हैं, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, हैमस्ट्रिंग्स एंड द क्वाड्रिसेप्स। तो जब आप लेंथनिंग करेंगे, ये जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग है, ये आपको करने नहीं देंगे।
ठीक है, ये आपको कुछ सेगमेंट के कुछ सेंटीमीटर के बाद आपको करने नहीं देंगे। तो उस टाइम पे आपकी जो फिजियोथेरेपी की जो रोल है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं उस टाइम पे जब पेन होता है मैं प्रिफर करता हूँ स्लो चलूँ, डिस्ट्रैक्शन के टाइम पे लेंथनिंग भले ही स्लो करें पर पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट चलना चाहिए। मसल टाइटनेस होने के कारण जॉइंट स्टिफनेस, कॉन्ट्रैक्चर्स, ये जब डेवलप हो जाएंगे तो हमारा जो लेंथनिंग का जो मेन मुद्दा था, द टॉपिक वाज लेंथनिंग एंड यू हैव एंडेड अप इन कॉन्ट्रैक्चर्स, सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर हो गए, जॉइंट स्टिफनेस हो गया, then there is no point in doing lengthening surgeries. Exactly. Okay, he came with some agony and he went away with some another agony. So that should not be done. क्या वाला लेंथनिंग हो गया है, वो चल ही नहीं पा रहा है, तो उसका भी there is no point. वो बैठ नहीं पा रहा है, there is no point. अगर वो अपने डेली एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है तो there is खाली लंबा देखने से क्या हो जाएगा? नहीं। तो सर इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के कितने चांसेस हैं, या आप नी की बात करें आप एंकल की? देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके डिस्ट्रैक्शन फेज में या लेंथनिंग फेज में अगर आपने मसल कॉन्ट्रैक्चर है या मसल स्टिफनेस है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर हो गया और आपने उसको अनदेखा कर दिया तो उधर की तरफ जा सकता है, वो डेफिनेटली जा सकता है। मसल इम्बैलेंस जॉइंट के आसपास शुरू हो गई मतलब नी आर्थराइटिस में जा सकती है। हिप भी मैंने देखा है कुछ पेशेंटों का जो आए हैं हमारे पास कॉम्प्लिकेशन लेके, हिप सबलक्सेटेड है, चल नहीं पा रहे हैं, एंकल इक्वाइनस है, चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि पूरा पाँव ही नहीं टिका पा रहे हैं। ठीक है, नी बेंड है, पूरा खड़ा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये सब होने से पहले ही, बिफोर दे हैपन, यू शुड एप्रीहेंड कि दिस इज गोइंग टू हैपन। आइदर यू गो स्लो और यू स्टॉप, डू योर मसल एक्सरसाइजेस, ब्रिंग बैक द मूवमेंट्स एंड देन अगेन यू स्टार्ट। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू दिस वे। और सर इसमें जो रीजनरेशन होता है हमारा न्यू बोन का, क्या वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है जितनी हमारी पुरानी बोन होती है? डेफिनेटली, जब आपकी रीजनरेट पूरी तरह से कंसोलिडेट कर जाती है, द बोन इज सेम एज द प्रीवियस बोन, डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट। ओके, बिकॉज दैट बोन इज गोइंग टू लिव विथ यू लाइफ लॉन्ग। तो सर इसमें जो मतलब हम उसको कब बोलेंगे बोन को कि पूरी कंसोलिडेट हो गई है, कि आपकी हड्डी पूरी जुड़ गई है अभी? द लिटरेचर सेज कि इफ 3 bone cortices in the X-rays are completely consolidated, then we take it as it is totally united. But from my personal experience, I will always go for 4 cortices when I am doing lengthening, because there is again sometime patient may come back कि sir I want to remove the nail. I cannot remove the nail with 3 cortices united. I need the 4 cortices to be completely united, fully consolidated. Then only I can advise him to go for nail removal surgery. सर कुछ पेशेंट के क्वेश्चंस हैं, जैसे मुझे आर्म लेंथनिंग करानी है, तो इसमें ही एक सवाल और आ जाता है, परपोर्शन का आप क्या कहना चाहेंगे? कि आप परपोर्शन वाइज पेशेंट बोलते हैं कि नहीं मेरी टांगें लंबी दिखेंगी अगर मैं इतना लेंथन कर लूँगा, या मुझे आर्म लेंथनिंग कराना है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? भगवान ने जब अपना हमारे हाथ पैर बनाए हैं, डेफिनेटली लोअर लिम्ब इज लेंथियर देन द अपर लिम्ब. Okay, they are not both same. If we increase the length of lower limb by 4 to 5 centimeter, there is no obvious disproportionate that you can make out or someone else sitting in front of you can make out. But if you go beyond than that, definitely it seems disproportionate. तो क्या सर आर्म लेंथनिंग भी पॉसिबल है? Definitely arm lengthening is possible. Definitely arm lengthening is possible. ओके, आर्म लेंथनिंग किस में सर हम इसमें ह्यूमरस में करते हैं या रेडियस या अल्ना में, मतलब कैसे आप थोड़ा डिस्क्राइब? आर्म लेंथनिंग हम ह्यूमरस में भी कर सकते हैं, इवन रेडियस अल्ना पे भी कर सकते हैं. दैट कैन बी बोथ डन. ह्यूमरस में ये है यू कैन लेंथन इट ओवर ए नेल अगेन. ओके, यू कैन लेंथन इट ओवर ए नेल एंड LRS fixator. But for forearm, you can still do it only LRS, but there will be no nail inside. It is very difficult to put in a nail and do it because you can't lock that nail. It is not available in India as yet. But it can be done purely on LRS. It can be done purely on Elizaro also. तो सर जैसे एक क्वेश्चन और था पेशेंट का, क्या हम टिबिया में LRS लगा सकते हैं या हम फीमर में अब एलिजारो फिक्सेटर लगा सकते हैं? LRS अगर हम बात करें टिबिया में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगा सकते, पर टिबिया में क्योंकि मसल मास कम है, ब्लड सप्लाई कम है,
टिबिया इज़ मोर इन्फेक्शन प्रोन, तो उसमें जो पिन्स हैं वो इन्फेक्शन कर सकती है क्योंकि वो नेल के बहुत आसपास रहेंगी उसमें LRS में। और हमें जो लेंथ चाहिए नेल की वो भी थोड़ी सी शॉर्ट रखनी पड़ती है। हम ज़्यादा लंबा, मतलब आप बोलेंगे कि हमें सर इतना लेंथ चाहिए टिबिया में, वो LRS से ज़्यादा संभव नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ अगर इलीजरो लगाना है, हमें सिर्फ 2 सेंटीमीटर बोन चाहिए होती है एंकल के पास जिसमें कि हम इलीजरो के वायर डाल सकें। लेकिन वही अगर मैं LRS की बात करूं, मेरे को मिनिमम से मिनिमम 6-7 सेंटीमीटर चाहिए ताकि मैं अपने 3 पिन LRS के थ्रू डाल पाऊँ। तो उसमें थोड़ा सा हमें इशू होता है क्योंकि हम फिर उतने लेंथ की नहीं डाल पाते हैं नीचे। ऊपर तो आपके पास जगह होती है पिन डालने की नेल मुझे के लगता साथ, है उतना स्टेबल भी नहीं होगा क्योंकि वो यूनिप्लानर है। और दूसरा, हम उसमें बैलरीना भी प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे एक लिमिट के बाद में। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि उसमें हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हम वॉकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सर इसमें हम कितनी हाइट इंक्रीज करा सकते हैं अगर एक सेगमेंट की बात करें या दोनों सेगमेंट की अगर बात करें तो? इफ़ यू गो थ्रू लिटरेचर वी कैन लेंथन फ्रॉम ईच सेगमेंट around 2 inch to 2.5 inch. That is roughly 5 centimeter. Okay. But in our practice, what we have seen, some patients are cooperatives and they are cooperating in our physio activities. So even we have lengthened 6 to 7 centimeters and they have gone back home happily after the lengthening surgeries. So if you go through literature, then it is 5 centimeter in tibia and 5 centimeter in femur. As we know कि some patients are good enough, so they can even go to 7 inches also. Some have gone into 8 inches also. Okay, so that depends on patients to patients. But averagely, if you ask me, that it will be around 6 inches. तो सर लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी में हम मैक्सिमम कितनी हाइट गेन कर सकते हैं? देखिए, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज में जब हाइट इंक्रीज की बात आती है तो लिटरेचर ये कहती है जैसे टिबिया में 5 सेंटीमीटर या 2.5 इंच के बराबर, या फीमर में भी 5 सेंटीमीटर या 2.5 इंच के बराबर। तो लिटरेचर ये कहती है कि आप 5 इंच तक बढ़ा सकते हैं। पर अपन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखते हैं कुछ पेशेंट तो 3 इंच 3.5 इंच तक भी बढ़ा लेते हैं एक सेगमेंट में। तो देखा जाए तो फिर 6 इंच 7 इंच तक भी पेशेंट जाते हैं लेंथनिंग करवा के। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपकी मसल्स कितनी टाइट है, आप कितनी मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जितना आप मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे, जितना स्ट्रेचेबिलिटी है आपकी मसल्स की, उतनी ज़्यादा आप लेंथनिंग करके जा सकते हैं। तो सर ये जो सर्जरी है ये सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए यूज़ होती है, कोई मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिनमें आप इस सर्जरी को करा सकते हो? राइट, इसके लिए है कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनके बचपन से कोई ग्रोथ प्लेट इंजरी हो गई है, उनका कोई सेगमेंट छोटा है या दोनों सेगमेंट छोटे हैं, फीमर और टिबिया दोनों सेगमेंट छोटी हैं एक पैर की, तो इनको बोलते हैं लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसीज। तो यहाँ पे भी हम लिम्ब लेंथनिंग करते हैं लेकिन सिर्फ एक पैर की, ताकि हम दूसरे पैर के साथ बराबर कर सकें। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ड्वार्फ, जिनको अपन बोलते हैं ड्वार्फ है, कुछ सिंड्रोमिक पेशेंट्स हैं जैसे एक्रोंड्रोप्लेसिया हो गया। तो इनमें क्या है कि इनकी पहले से ही हाइट कम है, तो इनमें हम दोनों सेगमेंट्स की बायलैटरली हम लेंथनिंग सर्जरीज भी करते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो एवरेज इंडियन हाइट्स के बराबर हैं, परंतु उनके साथ जो उनके दोस्त हैं या उनके ऑफिस में जो उनके कलीग्स हैं उनकी हाइट्स ज़्यादा हैं, तो ये अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं बिकॉज ऑफ हाइट। उनकी सेल्फ एस्टीम भी कम होती है, उनकी कॉन्फिडेंस भी कम होती है। तो उन पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास जो लेंथनिंग सर्जरी करवा के जाते हैं। तो सर लॉन्ग टर्म इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, जैसे पेशेंटों का बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, क्या मैं इस सर्जरी को कराने के बाद में सही से चल पाऊंगा, जैसी मेरी अभी स्ट्रेंथ है वैसी ही सेम रहेगी? मैं बोलूँगा बिल्कुल यस। आप बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी सारी डेली एक्टिविटी जो आप प्री सर्जरी करते थे आप कर पाएंगे, अगर आप डिस्ट्रैक्शन फेज या लेंथनिंग फेज और इस पूरी प्रक्रिया में जो फिजियोथेरेपी की जो प्रोटोकॉल है अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बिल्कुल नॉर्मल होके जैसे आप प्री सर्जरी थे वैसे ही आप पोस्ट सर्जरी कर सकते हैं विथ मोर इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपकी अब हाइट बढ़ चुकी है। ठीक है। तो सर और लेंथनिंग फेज में क्या मसल हमारी वीक होती है इसमें? देखिए, मसल्स आर स्ट्रॉन्ग व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट
तो डेफिनेटली जब हम लेंथनिंग करवा रहे हैं तब आपकी मसल स्ट्रेच होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी मसल स्ट्रेचिंग के कारण वीक होती है। इसीलिए मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लेंथनिंग सर्जरी के टाइम पे, क्योंकि जो मसल वीक होंगी स्ट्रेचिंग के टाइम पे उनको आप एक्सरसाइज करके वो स्ट्रेंथ आप गेन कर सकते हैं। तो सर ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, मतलब अगर कोई फीमेल करानी चाहती हो तो उसके प्रेगनेंसी इन फ्यूचर, या फिर लड़कों के ऊपर उसका टेस्टोस्टेरोन का कुछ समथिंग ऐसा अगर? नो, अगर हम स्टडीज़ की बात करें देयर हैज़ बीन नो डिफरेंस इन एनी हार्मोनल चेंजेस और देयर इज़ नो चेंज इन testosterone level as some people ask us. A female can have normal pregnancy, can deliver normally, she will have totally normal daily activities, normal life, everything will be normal. Okay, so there is no, some people will have this belief कि मेरी प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी या मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाएगा, कुछ लोगों को लगता है कम हो जाएगा। देर इज़ एक्चुअली स्टडीज़ में मिलता है कि अपन देर इज़ नो डिफरेंस इन टेस्टोस्टेरोन लेवल और हार्मोनल डिफरेंस, देर इज़ नो इफेक्ट बेसिकली ऑन लेंथनिंग सर्जरीज। और सर किसी को अगर कोई किडनी डिजीज़ है या लीवर डिजीज़ है या इंटरनल ऑर्गन, मतलब कोई भी डिजीज़ है, क्या वो इस सर्जरी को करा सकता है, कैपेबल है इस सर्जरी को कराने के लिए? नाउ जैसे आपने एक सवाल पूछा, फॉर मी देर आर टू क्वेश्चंस, क्या करा सकता है और क्या कराना चाहिए। देयर बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को लीवर प्रॉब्लम है, वो करा सकता है, ठीक है। बट कोई जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट से हम पहले एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि हाउ मच रिस्क इज़ इन्वॉल्व इन ही सर्जरी, क्योंकि सर्जरी पर से ऑपरेटिंग रूम में भी रिस्क रहती हैं ऐसे पेशेंटों के लिए। तो क्या कितना रिस्क है, क्या हम सर्जरी करा सकते हैं? अगर उनसे हाँ मिलता है, इफ़ देयर ओपिनियन इज़ येस, देन वी गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट, फ्रॉम ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या हमें करना चाहिए, देन दैट इज़ ए बिगर क्वेश्चन, बिकॉज इफ़ देर इज़ ए हार्ट प्रॉब्लम एंड आई एम गोइंग टू डू corticotomy of maybe 4 bones, if I am doing bilateral leg lengthening, there will be definitely high increased blood flow in leg. So definitely during the surgical process itself, patient may have some cardiological symptoms. It may not be that safe. Okay. Then if there is a patient who has a liver problem, you know that liver and kidney both have role in bone metabolism. And I need that patient's bone to throw a good regenerate for him to increase in height. So if the bone and liver both are decompensated, then definitely I'm not going to do the surgery, because I know I'm not going to get the optimum result in that patient. Okay, but if it is compensated, if it is mild, then yes, we may go ahead. और सर डायबिटिक पेशेंट जो है, क्या वो सर्जरी करा सकते हैं इसको लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में। Again, diabetic patients, they throw a different challenge to us. They have no issue in bone regenerate. They have issues in superficial pin tract infections, very frequent pin tract infections. Then pins become loose. Then we have to change the pins. So there are a lot of issues. But yes, there are 2 diabetic patients who have undergone lengthening surgeries and they have gone very well. So that's not an issue. But yes, we have to definitely keep in mind of superficial pin tract infections and all. And sometimes we may need to go and change the pins again in the OR. तो सर इसके कॉम्प्लिकेशन और रिस्क के बारे में बात करते हैं, तो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसमें? जैसे मैंने कहा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इज पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसको हम कैसे क्योर करते हैं? नॉर्मली सुपरफिशियल पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। नॉर्मली वो ड्रेसिंग और 3-4 दिन या 5 दिन के शॉर्ट एंटीबायोटिक कोर्स पे वो हील हो जाती है। कुछ होते हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग भी होती हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्शन फेज को थोड़ा कम कर देता हूँ, या मैं कुछ दिन रुक जाता हूँ, लेट द पिन साइड सेटल एंड देन आई अगेन गो फॉर डिस्ट्रैक्शन। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डीप पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। कभी कभी ज़्यादा डीप भी होती है, तो दैट टाइम maybe sometime we have to take out that pin
IV एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, उस समय तो हम डिस्ट्रैक्शन फेज को रोकते ही रोकते हैं, बिकॉज दैट विल अदरवाइज इंक्रीज। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन complication that I know is pin tract infections. Next is the another complication that I see nowadays, patients coming for second opinion, कि you have started corticotomy, you have done a corticotomy and you have started distraction phase, but your bone is not separating. So that could be due to you have done a incomplete corticotomy. You have not done a complete corticotomy. You have not seen it on the OR table that whether it is distracting fully or not. तो सर इसमें डेथ का रिस्क कितना हो सकता है पेशेंट का, कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग में अगर बात करें? Such is very very rare. In my practice I have not yet seen, but very very rare, maybe 0.001% or 0.01%, but it's very very rare as such from lengthening surgery per se. But yes, in the operating room it could be due to anesthetic drugs. It could be due to some allergy to some drugs, or it could be some hyperactivity to the drugs that कि आपकी बॉडी कुछ अलग से रिएक्ट करे। अब ये जो रिस्क है दैट इज़ देयर इन एवरी सर्जरी, बेसिकली एवरी कॉमन सर्जरी, इवन जनरल सर्जरी है, ऑब्स्टेटिक्स हैं, ऑर्थोपेडिक्स है, कोई भी सर्जरी में ये एनेस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ड्रग रिएक्शंस होते हैं या ड्रग एलर्जी है या उसके कारण कोई डेथ हो रहा हो, दैट इज़ वेरी कॉमन फ्रॉम एनी सर्जरी, दैट कैन ऑकर, बट इट इज़ एज सच वेरी रेयर। तो सर फीमर लेंथनिंग में कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं लेंथनिंग कंप्लीट होने के बाद, मतलब कैसे पेशेंट क्या क्या फेस कर सकता है? नॉर्मली लेंथनिंग फेज में ही ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे लिए हमारे जो शत्रु हैं वो थाइस की मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग। बोन को तो आप जितना लंबा करें वो भी होती जाती है, पर जो मसल है आपकी वो टाइटनेस शुरू हो जाती है एक लिमिट के बाद, 4 to 5 सेंटीमीटर के बाद से स्टिफनेस शुरू हो जाती है। अगर हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाती है तो आपकी नी स्टिफ हो जाएगी, नी पूरी सीधी नहीं कर पाएंगे आप। कभी कभार हिप भी डिसलोकेट हो जाती हैं, हिप भी स्टिफ हो जाती हैं, उसके कारण पेल्विस पे इफेक्ट पड़ता है, उससे आपको गेट में भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी क्वाड्रिसेप्स टाइट है तो आपको नी बेंडिंग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो जिन्हें हम कहते हैं जॉइंट स्टिफनेस या जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह डेवलप होती है। और ये सब होने से पहले ही ए फिजिशियन और ए डॉक्टर हु इज़ विजिटिंग द पेशेंट, ही शुड एप्रीहेंड कि येस दिस इज़ गोइंग टू ऑकर, दिस पेशेंट हैज स्टार्टेड हैविंग दिस थिंग्स। देयर इज़, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि इफ़ यू गो बैक, आप 2-4 मिलीमीटर पीछे जाएं, वापस से नी और हिप मूवमेंट्स वापस से फिजियोथेरेपी से लेके आएँ, देन यू गो फॉरवर्ड। ओके, सो दैट इज ऑलवेज देयर दैट यू कैन डू। प्लस अगर हो गई है ये जॉइंट स्टिफनेस हो गई है या कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गई है, देन यू कैन ट्राई विथ ए फिजियोथेरेपी। अगर नहीं हो रहा देन यू हैव टू डू। तो टिबिया लेंथनिंग में सर कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या आता है? टिबिया लेंथनिंग में भी हमारे लिए जो शत्रु है वो काफ मसल है, आपकी गैस्ट्रोसोलियस मसल है। टिबिया लेंथनिंग में भी नी स्टिफनेस हो सकती है, टिबिया लेंथनिंग में एंकल स्टिफनेस भी हो सकती है। एंकल ज़्यादातर नीचे की तरफ झुक जाता है, जिसे अपन इक्वाइनस कहते हैं या बेलेनिना फेनोमेनन कहते हैं। उसके लिए भी टेंडो एक्लिस की स्ट्रेचिंग बहुत बहुत ज़रूरी है जब आप लेंथनिंग फेज में हैं। टेंडो एक्लिस स्ट्रेचिंग नाइट में भी करनी होती है, उसके लिए स्पेशल फुटवेयर दे के रखते हैं। पंजों को ऊपर करके रखने के लिए भी अपने पास फुटवेयर्स हैं जो हम लगा के रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मरीजों को क्या होता है, नाइट में ही ज़्यादातर मसल स्टिफनेस होने की संभावना होती है। जब आपकी बॉडी बिल्कुल स्थिर है या रेस्ट में है, तभी मसल्स दे ट्राई टू गो टू स्टिफनेस, और जैसे एंकल आपकी इक्वाइनस में जाने की कोशिश करती है, नी स्टिफ हो जाती है। तो इन चीज़ों को हम जैसे ही डिस्ट्रैक्शन फेज शुरू होती है, हम इन चीज़ों को स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे आप एक क्रिटिकल लिमिट पहुंच जाते हैं, हमें पता है कि हाँ 5 सेंटीमीटर या 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास ये पेशेंट को आना शुरू हो जाएगा, तो अब हम जो फिजियोथेरेपी की जो प्रोटोकॉल है और थोड़ा सा एग्रेसिव कर देते हैं। ठीक है, उससे पेशेंट हमारा साथ और ज़्यादा देता है कि हम और ज़्यादा लेंथनिंग
करके जा पाएँ। कुछ कुछ पेशेंट आए थे सोच के कि हम सिर्फ 5 सेंटीमीटर करा के जाएंगे और उनको इतना अच्छा चस्का लगा कि 6-7 सेंटीमीटर तक भी करके गए हैं। पर इसमें बेसिकली सर आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। डेफिनेटली कि आपको नीड कितनी है लेंथ की। बिल्कुल डेफिनेटली। वो पेशेंट को हम प्री सर्जरी ही एसेस कर लेते हैं कि कितना वो हमारे साथ देगा और उसके पास कितनी साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है वो प्री ऑपरेटिवली अपन एसेस कर लेते हैं। तो सर नेल रिमूवल के लिए आप जैसे पेशेंट की लेंथनिंग पूरी हो गई है ना, वॉकिंग वगैरह भी उसकी आ गई है, तो नेल रिमूवल वो कब तक करा सकता है? नॉर्मली हर बोन अलग तरीके से बिहेव करती है। कुछ पेशेंटों की रीजनरेट बहुत जल्दी कंसोलिडेट कर जाते हैं, कुछ पेशेंटों की बोन धीरे धीरे कंसोलिडेट करती है। आपकी पूरी 4 कॉर्टिसेस अगर कंसोलिडेट कर गई हैं तब हम नेल रिमूवल के लिए जा सकते हैं, उससे पहले मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। तो सर लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के क्या लाइफ टाइम परमानेंट रिजल्ट रहते हैं? मतलब अगर पेशेंट ने 2 इंच अचीव किया है एक सेगमेंट में तो क्या वो परमानेंट रहेगा उसका लाइफ टाइम? बिल्कुल। मान लीजिए 2 इंच लिया, 3 इंच उसने लेंथन किया, वो हड्डी उसकी है लाइफ टाइम के लिए। ही हैज़ गेन्ड दैट मच ऑफ हाइट, इट इज़ हिज परमानेंट थ्रू आउट हिज लाइफ। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। इट इज़ नॉट गोइंग टू कोलैप्स। हाइट कम नहीं होने वाली, इट इज़ गोइंग टू रिमेन परमानेंट। तो सर कुछ पेशेंट के क्वेश्चन क्या पेशेंट खुद ही हमें बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, कम है मेरे पास टाइम, है ना, क्या आप 1 महीने में मुझे 3 इंच लंबा कर सकते हैं? मेरे पास भी पेशेंट आते हैं प्री असेसमेंट के टाइम पे पेशेंट सवाल करते हैं, सर थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? सिंपल सा जवाब है, वी आर नॉट डूइंग मैजिक, वी आर डूइंग व्हाट इज साइंस गाइडिंग अस टू डू। इससे जल्दी नहीं हो सकता, इससे जल्दी होगा तो पेशेंट को ही नुकसान है, किसी की हड्डी बनती नहीं है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि सर आप हमारी हड्डी बढ़ा दीजिए, बाद में हम बोन ग्राफ्ट करा के कर लेंगे। मेरा ये उनको जवाब ये होता है कि जो चीज़ नॉर्मल वे से हो सकती है हम उसको क्यों कॉम्प्लिकेट करें। मान लीजिए आपकी हाइट बढ़ गई पर बोन नहीं बनी, आप बोन ग्राफ्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरी सर्जरी है। फिर से बोन ग्राफ्ट आपने किया, फिर भी अगर आपकी यूनियन नहीं हुई, जरूरी नहीं है कि आप बोन ग्राफ्ट करें तो 100% यूनियन होगा। आपने बोन ग्राफ्ट किया और फिर भी आपकी यूनियन नहीं हुई, फिर क्या करेंगे आप? अगर पेशेंट जवाब नहीं दे पाता है तो मुझे पता चल जाता है कि पेशेंट सेटिस्फाई हो चुका है या कंसेंट दे रखा है कि हाँ अब हम जो सर बोलेंगे उसके हिसाब से ही हम चलना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं सर टेबल पे ही हमें लंबा कर दीजिए खींच के। अब टेबल पे मैं खींच के लंबा तो कर दूंगा मान लीजिए, परंतु उसमें हड्डी बनेगी कि नहीं उसका हमें पता नहीं। मैं खींच दिया इतना, उसके कारण जब ऑपरेशन के बाहर आप आएंगे उसके बाद आपके मसल्स पे क्या बीतेगी, आपकी जॉइंट मूवमेंट हो पाएगी कि नहीं, इन सब के बारे में पेशेंट को ज्ञान नहीं रहता। तो हम नॉर्मली ऑपरेशन से पहले जो हम पेशेंट से मिलते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ये सब चीज़ें उनको समझाते हैं। ठीक है। अब मार्केट में एक ही चीज़ को 3 से 4 तरीके से बेची जा सकती है। दे कैन सेल इट, बट यू शुड नो दैट देयर शुड बी ए साइंस बिहाइंड दिस लेंथनिंग प्रोसेस। आप उस साइंस को तोड़ नहीं सकते, आप उस प्रोटोकॉल को तोड़ नहीं सकते। आपने जहाँ तोड़ा द पेशेंट विल बी एट प्रॉब्लम। पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है बाद में, जिसके लिए वो फिर दर दर भटकेगा। ठीक है। कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर लेंथनिंग हो गई है पर बोन तो फॉर्मेशन हुई नहीं, अभी भी पस आ रहा है। अब दैट इज़ अनदर सिनेरियो। जब आप पस आ रहा था तो यू शुड हैव अबंडन्ड दैट प्रोसीजर देन एंड देयर। यू कुड हैव, ठीक है अभी हमारा टाइम सही नहीं है, इन्फेक्शन पहले सेटल हो जाए, बोन यूनाइट हो जाए, हम 1-2 साल रुक के कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। पर नहीं, देयर इज़ ए मैड रश कि नहीं हमें लेंथनिंग करानी है। पेशेंट आया लेंथनिंग कराने के लिए तो हम लेंथनिंग करा के भेज दें। अब वो इन्फेक्शन हो रहा है, हड्डी नहीं बन रही, वो बाद में बेचारा पेशेंट भटकता रहता है। कुछ पेशेंट हैं जिनकी 5-5 सेंटीमीटर लेंथनिंग कर रखी है और बिल्कुल एट्रोफिक नॉन यूनियन में है। पेशेंट के नेल है तो नीचे के स्क्रू टूट गए। अब उनको पेन होता है चलने में, अब वो करें भी क्या करें, सिर्फ नेल के ऊपर ही चल रही हैं पेशेंट।
अब उनके लिए फिर से दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। वाई शुड वी मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन देयर इज सो इजी थिंग्स टू बी डन? वाई शुड वी कॉम्प्लिकेट इट नोइंगली? दैट्स व्हाट। तो सर क्या नर्व इंजरी पॉसिबल है सर्जरी फेज में? वेरी रेयर। इफ़ अगर आपकी सर्जरी के टाइम पे आपने रिट्रैक्टर, आपका जो रिट्रैक्टर पकड़ रहा है आपका असिस्टेंट, वो सही से रिट्रैक्टर लगाता नहीं, जहाँ सबकॉन्शियसली उसने कुछ ज़्यादा रिट्रैक्ट कर लिया, उसमें भी नर्व इंजरीज हो सकती हैं। कभी कभार जैसे ऊपर प्रॉक्सिमल टिबिया में जब हम वायर डालते हैं, एक टिबियल वायर डालते हैं, फिबुला और टिबिया दोनों को पकड़ के रखने के लिए, उसमें भी चांसेस होते हैं, बट वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर, नॉट येट टिल इन माई प्रैक्टिस इन सो मेनी इलिजरो सर्जरीज, वेरी रेयर। देन डिस्ट्रैक्शन फेज में, दिस इज आफ्टर योर सर्जरी इज ओवर, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग, यू आर ओवर डिस्ट्रैक्टिंग, दैट कैन लीड टू nerve injuries, that can lead to even nerve pain, very annoying for the patient. तो क्या वो रिकवर हो सकता है पेशेंट? It can recover if you go back again compress, but you have to give time and you cannot decide कि what is the time period that is going to be taken for the nerve to recover, that you cannot predict. It is an unpredictable question, unpredictable recovery. बहुत पेशेंटों के रिकवर हो जाते हैं, well and good, कुछ पेशेंटों को परमानेंट रह जाते हैं, then it is very unfortunate. और सर इसमें पेशेंट का स्कार कंडीशन अगर कॉस्मेटिकली करा रहा है तो सारी चीज़ें देखता है ना, तो ये पूछते हैं कि स्कार सर कितने आएंगे, क्या वो विजिबल होंगे, फीमर की बात करें या टिबिया की हम बात करें? नॉर्मली फीमर में देखिए एक तो होती है लेंथनिंग जो सिर्फ नेल है, प्योर नेल के ऊपर हम कर रहे हैं लेंथनिंग, प्रिसाइज नेल से करते हैं, उसमें स्कार बहुत मिनिमल है, ठीक है। जहाँ पे हम फिक्सेटर लगाते हैं, मान लीजिए फीमर में हमने LRS लगाया मोनोरेल, उसके जो पिन्स हैं वो बड़े होते हैं, तो उनके स्कार ज़्यादा विजिबल होते हैं। पर वही चीज़ अगर हम टिबिया में लगाएं, टिबिया में हम इलिजरो लगाते हैं, वहाँ पे वायर्स डलती हैं, 1.8 mm की छोटी छोटी वायर होती हैं, उनके स्कार्स स्पॉट्स टाइप होती हैं, वो थोड़ा कम विजिबल होते हैं। हाँ, अगर प्योर लेंथनिंग वर्सेस फिक्सेटर असिस्टेड लेंथनिंग ओवर नेल अगर देखें तो फिक्सेटर में जो फिक्सेटर एसोसिएटेड है उसमें थोड़ी सी स्कार ज़्यादा मिलती है। और सर जहाँ से हम मतलब नेल भी इंसर्ट होता है ना, इंट्रामेडुलरी जहाँ पे नेल होता है, तो वो स्कार्स भी विजिबल होते हैं? वो इतना विजिबल नहीं होता है, आफ्टर सम टाइम पीरियड 1-2 साल में ना वो बिल्कुल दे गो अवे। अच्छा, ऑस्टियोटमी वाला जो हम ऑस्टियोटमी, वो तो बहुत ही छोटी होती है। ऑस्टियोटमी परकुटेनस ऑस्टियोटमी या कोटिकोटमी हम करते हैं, उसमें तो 1 से 2 टाँके लगते हैं, उसमें तो आपको पता भी नहीं चलता। और सर इसका एज लिमिट क्या है, इसका लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी का, अगर एक एज लिमिट बताना चाहें तो? अगर रिकमेंडेड एज लिमिट आप पूछें, इट इज़ फ्रॉम यू से 18-20 ईयर्स से लेकर 45 तक इस गुड एज जिसमें कि आप लेंथनिंग वगैरह करा सकते हैं। पर कुछ पेशेंट जैसे कि 50 हैं, 55 हैं, उनकी बोन स्ट्रेंथ, बोन क्वालिटी अच्छी है, दे कैन ऑल्सो गो फॉर बोन लेंथनिंग। तो सर ऐसा कुछ डिफरेंस है कि कम एज है तो उसका रीजनरेशन ज़्यादा अच्छा होगा, जितनी मेरी एज ज़्यादा है तो रीजनरेशन उतना कम होगा, ऐसा कुछ है? अडल्ट हम बेसिकली क्या करते हैं, देयर इज़ अ पीडियाट्रिक एज ग्रुप, देयर इज़ अ अडल्ट एज ग्रुप। डेफिनेटली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में रीजनरेट बहुत अच्छा आता है। नॉर्मली अडल्ट एज में जैसे 1 mm पर डे के हिसाब से हम जाते हैं, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हम और तेज़ी से भी जा सकते हैं और मे बी 1.5 mm पर डे इज ऑल्सो कैन बी ईजिली टॉलरेटेड और रीजनरेटेड भी अच्छी आती है। पर अगर हम अडल्ट की बात करें, डेफिनेटली आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, बोन की स्ट्रेंथ और बोन की क्वालिटी कम होती है, तो रीजनरेट भी कम होती है। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि 20 से 45 तक की जो एज है, दैट इज़ ए गुड एज ग्रुप वेयर कि आपकी रीजनरेट वगैरह अच्छी बनती है डेफिनेटली। तो पेशेंट कब सर नॉर्मल वॉक कर सकता है सर्जरी कराने के बाद? इमीडिएट पोस्ट सर्जरी नॉर्मली हम 5th डे पेशेंट को पार्शियल वेट बेयरिंग वॉकर के साथ चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे लेंथनिंग फेज होती है, पेशेंट जैसे अगर फिजियोथेरेपी उसकी सही हो रही है, पेशेंट फिजियोथेरेपी में अच्छा एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छी स्ट्रेचिंग कर रही है, पेशेंट कर रहा है मतलब,
तो वो नॉर्मली वॉक करता है, वॉकर पकड़ के अपनी डेली एक्टिविटी जैसे बाथरूम जाना, बाथरूम से आना, सोफा पे बैठना, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना, वो सब नॉर्मली कर सकता है। अगर हम बात करें नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ में आने के लिए, जैसे आपकी लेंथनिंग सर्जरी पूरी ख़त्म हो गई, फ्रेम निकल गया, ठीक है, उस पर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या? एक तो बोन फैक्टर है, एक मसल फैक्टर है। आपकी बोन पूरी तरह से जब तक कंसोलिडेट हो जाए तब आपकी वॉक नॉर्मल हो जाएगी बाकायदा। अगर आपके जो मसल्स हैं और आपकी जॉइंट्स हैं वो पूरी रेंज ऑफ मोशन में हैं, आपकी मसल्स पूरी फ्लेक्सिबल हैं, सारी जॉइंट्स की जो मोशन आर्क है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप बिल्कुल नॉर्मली चल सकते हैं। वो हर बॉडी टू बॉडी डिफर करता है डेफिनेटली। जैसे सर पेशेंट पूछते हैं क्या मुझे ज़िंदगी भर एक्सरसाइज करनी होगी, मैं कभी नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा, मुझे ज़िंदगी भर एक्सरसाइज करनी होगी लिम्ब लेंथनिंग कराने के बाद में? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आपकी लेंथनिंग पूरी हो गई, आपकी मसल मूवमेंट्स और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सब आपने सही कर ली, पूरी जॉइंट मोशन सब आ गया आपका, देन यू आर फ्री, यू लीड अ नॉर्मल लाइफ। हर दिन एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एज ए डॉक्टर मैं बोलूँगा कि आप रोज़ एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी करके फिट रखें, पर एज सच इसके लिए जो डेडिकेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं वो करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो सर जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए आपकी एडवाइस क्या है? डॉक्टर नवीश जी बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए जो भी क्वेरी है उनके मन में, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, हमारी टीम आपको रीच करेगी और काफ़ी हद तक ये सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व भी करेगी। सो स्टे फिट, स्टे टॉल। सर ने आपके जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट के मन में जो कि सर्च कर रहे हैं हाइट इंक्रीज कराने के लिए, तो उनका जवाब दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी और भी क्वेरीज पुट कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम नई वीडियोस आपके साथ में लेके आएँ। सो स्टे ट्यून विद हाइट्स प्लस द टॉलर यू। खुद से भी प्यार करिए और अपनी हाइट से भी। थैंक यू।